Hello students. Today we are going to start our next topic in the atoms and molecule, that will be the atomic mass, and then we have to study about what is the molecule and what is the ion. सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या देख लिया है ऑलरेडी. वी लेट अस टेक अ ब्रीफ प्रीव्यू ऑन दिस प्रीवियस लेक्चर. तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि इंट्रोडक्शन के अंदर कि भाई एटम्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स की बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने स्टडी की थी. Then we have studied about the laws of chemical combination. In that law, we have seen about the law of the constant proportion and law of the conservation of mass. तो ये भी हम लोगों ने देखे थे, दोनों laws के बारे में स्टडी किया था कि दोनों laws जो है वो कहना क्या चाहते हैं. Then we have studied about what is the स्ट्रक्चर ऑफ एटम. हम लोगों ने देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो है उसके अंदर क्या होता है जनरली, कि भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो होते हैं उसके अंदर जनरली हम लोगों को पता है कि एटम्स जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, अब उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता. उसकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख ली थी कल. उसके बाद हम लोगों ने देखे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्बल्स. उसके लिए आप लोगों ने टेबल्स भी अच्छे से ड्रॉ किया है. पिछले लेक्चर में मैंने होमवर्क दिया था वो. ओके उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था कि भाई अब उसके नेम्स क्या क्या हम लोग रख सकते हैं. ओके कोई कॉमन एलिमेंट्स है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि पूरे पूरे नाम्स तो हम लोगों को याद रखते हैं, याद तो रह ही जाएंगे, लेकिन पूरे पूरे नाम्स हम लोग लिख नहीं सकते कोई भी केमिकल फॉर्मूलाज के अंदर. तो इसको शॉर्टकटली याद रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने उसके एलिमेंट्स को कॉमन सिम्बल्स से क्रिएट क्या कर दिया है, डिनोट कर दिया है. ओके आज हम बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा एटॉमिक मास के बारे में. सबसे पहले एटॉमिक मास है क्या, तो आप इजीली उसके नाम के ऊपर से ही अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कोई एटम है, उस एटम का जो भी मास है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एटॉमिक मास कह सकते हैं. ओके मतलब कोई भी एटम होगा तो कोई हमारा जैसे मास होता है एज कंपेयर टू द और ग्रेविटी, तो उसी तरह से सारी चीज़ों का कोई ना कोई मास होता है. तो उसी तरह से हमारा एटम भी जो है वो एटम का भी क्या होगा, मास होगा. तो उस एटम के मास को हम लोग क्या कह सकते हैं, जनरली एटॉमिक मास कह सकते हैं. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पर है, वो मैं अंडरलाइन करके आपको बता देता हूँ. द मास ऑफ द एटम विल बी डिनोटेड एज और विल बी नोन एज द एटॉमिक मास. इजीएस्ट डेफिनेशन है. मास जो है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है. हेंस द एटम रिप्रेजेंट इन अ मैटर आल्सो पॉसेसेस मास. यानी कि कोई भी एटम्स होंगे तो उसके पास क्या होगा, मास अपना होगा, और वही एटम का जो मास है उसको क्या कहेंगे, एटॉमिक मास कहेंगे. एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टीज एटसेट्रा. कोई भी एक एलिमेंट्स के अंदर के जो एटम्स होंगे, अब कोई भी एलिमेंट यानी कि मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, चलो ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूँ. ओके तो ऑक्सीजन के अंदर के जो एटम्स होंगे, ओके वो एटम सारे जो होंगे, एक एटम यहाँ होगा, चलो मान लो एक एटम यहाँ होगा मान लो, चलो तो उसी तरह से ये दो एटम हो गए, तो उन दोनों एटम्स की प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी होगी, सेम टू सेम होगी. केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम, साइज सेम, फिर आ गया उसका मास सेम, ओके शेप सेम. ये सारी चीजें इसके अंदर की जो एटम होंगे, जिस एटम ने दोनों ने मिलकर ऑक्सीजन को क्रिएट किया है, उन दोनों एटम्स की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ. ओके वो सारे क्या होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में सेम होंगे, साइज में सेम होंगे, मास में सेम होंगे, शेप में सेम होंगे, तभी जाके तो वो कोई एलिमेंट्स को क्रिएट कर पाएंगे. एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी. अगर मान लो कि डिफरेंट एलिमेंट्स में क्रिएट करता हूँ, सपोज H2O मैंने क्रिएट किया, तो H2O में फिर क्या होगा, H के एटम्स अलग होंगे, ओके ऑक्सीजन के अलग होंगे, तो फिर हाइड्रोजन के जो एटम्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, सेम इन दी साइज, सेम इन दी मास, सेम इन दी केमिकल प्रॉपर्टी, सेम इन दी शेप. पर ये दोनों के अगर मैं कंपेयर करके बोलूँ, दोनों के एटम्स कंपेयर करके बोलूंगा, तो फिर वो डिफरेंट होंगे, डिफरेंट इन दी केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट इन दी साइज, डिफरेंट इन दी शेप. क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट का और ऑक्सीजन एलिमेंट दोनों का जो एटम स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, डिफरेंट होगा ना. इस वजह से ये एलिमेंट्स जो बना है वो क्या होंगे, वो होंगे डिफरेंट इन दी प्रॉपर्टीज, डिफरेंट इन दी केमिकल, डिफरेंट इन दी मासेस. तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो. ओके अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक मास. भाई ये बात हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताई गई
कि एटॉमिक मास हम लोगों को पता चल गया है कि भाई अभी कोई भी एटम होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है तो उसका मास होगा, इट वाज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एनी मटेरियल, सो दैट विल बी डिफाइंड एज बाय द एनी यूनिट। कोई भी अगर हम लोगों को पूछेंगे ना हमारा मास या वेट, तो हम क्या बोलते हैं कि मेरा वेट जो है वो 55 है, 58 है, आप बोलोगे आपका 35 है, 40 है, 45 है। सो आप लोग अपना वेट या फिर मास को डिफाइन करोगे और साथ साथ में क्या बोलोगे, सर हमारा वेट जो है वो 40 किलोग्राम है, 35 किलोग्राम है। इस तरह से आप क्या करोगे, डिफाइंड करोगे अपने आपके मास के यूनिट को डिफाइन कर रहे हो ना, कि किलोग्राम से डिफाइन कर रहे हो। तो उसी तरह से हमारा जो एटॉमिक मास है, मतलब मेरा जो एटम है वो एटम के अंदर का जो मास है, मुझे उसको भी क्या करना पड़ेगा, बाय द यूनिट रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैं मेरे मास का, एटम का जो मास है उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इस टॉपिक के बारे में यहाँ पर बात की गई है। सबसे पहला है, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम। कोई भी एक एटम का मास डिफाइन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। कर तो सकते हैं हम लोग, पर एक एक अगर एटम लेंगे और एक एक एटम का मास मेजर करके फिर बोलेंगे कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, तो फिर तो एक एलिमेंट्स बनाने के लिए भी हमको कितना कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा, फिर एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना कैलकुलेशन करना, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा। इस वजह से हमको एक एक एटम का क्या करना पड़ेगा, मास जो है वो कैलकुलेट नहीं करना है। Okay, it is difficult to determine the mass of an individual atom. Okay, the unit of determining comparing the mass of a particular atom with that of an atom of the standard reference. सो एटॉमिक मास जो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, पहले तो कोई रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे, कोई एटम का हम लोग क्या ले लेंगे, रेफरेंस ले लेंगे। उसके कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, फिर उसका मास जो है, दूसरे एटम्स का मास जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को पता है ना कि आपको अगर आपकी हाइट मेजर करनी है तो आप क्या करोगे, कोई स्केल या तो फिर कोई भी मेजरमेंट की जो होगी पट्टी, वहां पर आप लोग क्या करोगे, उसकी रेफरेंस में आप अपने आप को कंपेयर करोगे ना, तब जाके आपको पता चलेगा कि इसकी कंपैरिजन में मेरी हाइट जो है वो 5.5 या फिर 5.7 है या फिर 4 पॉइंट समथिंग है। तो उस तरह से आपको, उसी तरह से अगर आप जब भी अपना वेट मेजरमेंट करवाने जाते हो तो वेट कैसे किस तरह से मेजरमेंट करते हो, कि भाई वो जो पहले से वो क्रिएट हुआ होता है डिजिटल मीटर, उसके ऊपर आप खड़े हो जाते हो, फिर वहां पर उसके रेफरेंस में आपका वेट जो है वो कितना है, तो भाई इतना है। उस तरह से कोई रेफरेंस पॉइंट हमको हमेशा लेना पड़ेगा। ओके, तो हमारे एटॉमिक मास के लिए मैं जो कोई भी रेफरेंस लूंगा उसके बारे में इसमें बात करनी है। तो सबसे पहले एटॉमिक मास क्या होता है, the unit of the mass of an atom is atomic mass unit and it will be denoted as the AMU. ओके, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। अब कोई पूछेगा कि भाई हम लोग एटॉमिक मास को किस यूनिट के अंदर डिफाइंड करते हैं, तो हम करते हैं एटॉमिक मास के अंदर डिफाइंड। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरली एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एएमयू को याद रख सकते हैं। इनिशियली जॉन डाल्टन सजेस्टेड दैट द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम कैन बी टेकन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस ऑफ द एटॉमिक मास यूनिट। हाइड्रोजन एटम जो है उसको हम लोग रेफरेंस पॉइंट लेंगे और उसके कंपैरिजन में सारे एटम के मास को क्या करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इजी इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने रेफरेंस किसका लिया है, हाइड्रोजन एटम का लिया है, ये याद रखना है आपको। और साथ ही साथ में ये डेफिनेशन भी एटॉमिक मास के याद रखनी है। ओके, later 1/16 of the mass of an oxygen atom was taken as the standard in 1961। उसके बाद क्या किया गया थी, जॉन डाल्टन ने बोला था कि भाई हाइड्रोजन एटम को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेफरेंस में ले सकते हैं, लेकिन 1961 में आईयूपीएसी वाले यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऐसा फुल फॉर्म पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएसी। इट मींस दैट इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री में जो सारी चीज़ों का जो रेफरेंस होता है, चेंजेस होते हैं, सारी चीज़ों का रिसर्च होता है, वो कहाँ पर होता है, वो वहाँ पर होता है। ओके,
तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई ऑक्सीजन एटम को रेफरेंस पॉइंट तरीके ले ऑक्सीजन एटम को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेफरेंस पॉइंट के ऊपर ले सकते हैं। ओके, जनरली adopted 1/12 of the mass of a carbon 12 isotope as the standard unit to measure relative atomic masses. IUPAC named this unit as the Unified Atomic Mass Unit U. यानी कि उन लोगों ने बोला कि अगर आपको एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइंड करना है तो आप पीछे क्या लगा सकते हो, यू। ये वही बात है कि किलोग्राम को अगर मुझे डिफाइंड करना है तो मैं क्या डिफाइंड करूंगा, केजी। उसी तरह से अगर मैं एएमयू को मुझे डिफाइंड करना है तो मैं क्या वैल्यू पुटअप करूंगा, यू सिंबल से रिप्रेजेंट करूंगा एएमयू को। ओके, किलोग्राम को मैं केजी से रिप्रेजेंट करता हूँ, मीटर को मैं एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, सेंटीमीटर को मैं सीएम से रिप्रेजेंट करता हूँ। उसी तरह से एएम को, एएमयू को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, बाय द यू। Thus, the atomic mass unit 1/12 into mass of the carbon 12 atom is equal to 1 unit of 1/12 into mass of the carbon 12 atom। यानी कि अगर एक एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात करें तो वो कितने होंगे, तो वो होंगे कार्बन 12 एटम्स के डिवाइडेड बाय 12 करेंगे हम लोग, तो हमको एक एटॉमिक मास एएमयू मिलेगा। ओके, और एक एएमयू को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय U. So 1U is equal to 1/12 of carbon 12 isotopes or atoms, or will be calculated as the oxygen 12 atom। ओके, हम लोग इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई मान लो कि अगर मुझे एक एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट करना है तो पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, सबसे पहले तो मेरे पास होगा ऑक्सीजन कंपैरिजन में होगा, या तो फिर कार्बन होगा कंपैरिजन में, तो उससे डिवाइड कर दूंगा मैं 12 को, तो मुझे एक एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी। फिर तो मैं जितने चाहे उतने एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। द एटॉमिक मास ऑफ द सम कॉमन एलिमेंट इज गिवन बिलो। सबसे पहला है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जो है वो कितना है, 1 यूनिट 1 एएमयू है। ओके, उसके बाद हीलियम है 4 है, कार्बन का 12 है, कार्बन का तो अभी हम लोगों ने देखा 12 ही था, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का 19। तो ये आप याद रख सकते हो। ओके, इसमें से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, कोई भी 3 पॉइंट्स पूछे जाएंगे। कॉपर का है 63.5, जिंक का है 65, ब्रोमाइन का 180 यू, कैल्शियम का 14 यू है, पोटेशियम का 39 यू है, आयरन का 36 यू है, आर्गन का 40 यू है। तो इस तरह से आप सारे चीज़ों के जो है एटॉमिक मास याद रख सकते हो। अब इसके कैलकुलेशन में हमको क्या करना है कि कोई मैथमेटिकली पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि एक हाइड्रोजन एलिमेंट है और एक 2 ऑक्सीजन के एलिमेंट है, तो आपको अगर उसका कैलकुलेशन करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर मान लो कि H2O का मेरे को कैलकुलेशन करना है, तो आपको H2 अगर इसका AMU फाइंड करना है, एटॉमिक मास यूनिट फाइंड करना है, तो H2 लेना है, मतलब 1 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का कितना है टोटल 16, तो ये हो जाएगा 18 AMU। मतलब कोई पूछेगा कि H2O मॉलिक्यूल का मास, एटॉमिक मास यूनिट कितना है, तो वो होगा 18 एटॉमिक मास यूनिट होगा। ओके, तो इस तरह से आप सिंपली कैलकुलेशन कर सकते हो। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में। व्हाट इज द मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट इज द आयन। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एटम, एज वी ऑलरेडी नो इट। An atom is very small in the size, it cannot be divided further. This is also we know it. Although atoms are the smallest particle of the substance, atoms of the most elements are not stable and cannot exist independently. बराबर, जनरली क्या होता है कि एक कोई स्ट्रक्चर ले लेंगे हम लोग, तो उसका के एलिमेंट्स ले लेंगे, कोई भी एक सिंगल एलिमेंट, तो उसके अंदर के जो एटम्स है वो जनरली इंडिपेंडेंटली कभी कभी एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब वो स्टेबल नहीं होते। तो स्टेबल नहीं होते तो वो एलिमेंट्स का पूरा शेप नहीं ले पाते, तो इस वजह से वो स्टेबल नहीं होते। तो स्टेबल नहीं होते तो क्या होंगे, फिर वो कोई शेप क्रिएट नहीं कर पाते, इस वजह से वो इंडिपेंडेंटली घूमते रहते। तो उसको एक प्रॉपर शेप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो दो या तो फिर दो से ज्यादा एटम्स को कंबाइंड होके कोई चीज बनानी पड़ेगी। तो वही दो या फिर दो से ज्यादा एक ही टाइप के एटम हो सकते हैं, या तो फिर डिफरेंट टाइप्स के एटम हो सकते हैं। यहाँ पर है therefore two or more atoms of the same or different elements combine to form a stable entity, and this stable entity is called as the molecules।
यानी कि अगर कोई एटम जो है वो सिंगली कोई एलिमेंट क्रिएट नहीं कर सकता, element will be not created by the single atom, then the merged atoms, atom 1 and atom 2, maybe these there are more atoms besides the two. ओके सो क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा एटम्स लेंगे और उससे कोई चीज बनेगी, उस एंटिटी को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। अब आपको ये बात याद रखनी है कि ये एटम वन और एटम टू सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर एक एटम मैंने कार्बन का लिया तो दूसरा भी मेरे को कार्बन का कंपलसरी लेना है। अगर मैं एक एटम कार्बन का लेता हूँ, दूसरा मैं ऑक्सीजन का लेता हूँ, तो भी ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनेगा वो क्या बनेगा, मॉलिक्यूल ही बनेगा। फिर वो अलग बात है कि वो डिफरेंट एटम से बना हुआ है। ओके, hence a molecule can be defined as the smallest entity of the substance capable of independent existence. Okay, तो आप याद रख सकते हो कि molecules can be defined as the smallest unit. एक second. ओके सो मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड, ये ऊपर की भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, नीचे की भी डेफिनेशन आप लिख सकते हो। मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ द सब्सटेंस कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दोनों तरीके से आप याद रख सकते हो। ओके, द कंसिस्टेंट, यही वही बात है। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की बात की है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बात की है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम्स दो क्रिएट हुए हैं। अब बात करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम के बारे में। तो जनरली मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, सो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ द आइडेंटिकल एटम्स, यानी कि कोई भी एक ही एटम से बने हुए जो होते हैं वो एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। जनरली क्या होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर नाइट्रोजन के ही दो एटम्स होते हैं। ऑक्सीजन एटम्स के अंदर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीजन के ही दो एटम होते हैं। ओके, उसी तरह से ओजोन ले लिया, तो ओजोन के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सारे मैं बोल रहा हूँ उसके नाम है। ओजोन जो है यहाँ पर है, तो ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के ही थ्री मॉलिक्यूल होंगे, उसके अलावा कोई एटम्स वहां पर क्रिएटेड नहीं होगा, वहां पर प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, तो अब बात करते हैं जो सिंगल एलिमेंट्स होंगे उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग मोनो से डिफाइंड करेंगे। क्या करेंगे, मोनो से डिफाइंड करेंगे। उसके बाद आएगा वन, उसके बाद टू वाला आएगा, तो टू को हमको डाई से डिफाइन करेंगे, थ्री को और फोर को हम क्या करेंगे, टेट्रा से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, उस तरह से सारे जो है, उसके बाद हम लोग पॉली एटॉमिक से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो 5 6 7 में होंगे उसको। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट एट इट्स एटोमिसिटी। अब एटम, कोई भी मॉलिक्यूल बनाने के लिए जितना एटम्स का इस्तेमाल हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितने एटम्स का इस्तेमाल हुआ है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं एटॉमिसिटी कह सकते हैं। ओके ओके, सो यहाँ तक रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि भाई डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स जो है उसके एटॉमिसिटी क्या है। उसके बाद कंपाउंड्स का हम लोगों को देखना है कि कंपाउंड्स किसको कहेंगे। ओके, और उसके बाद आयंस के बारे में स्टडी करनी है। ओके, और फिर डिफरेंट डिफरेंस देखना है हम लोगों को। तो आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन लिखने हैं। व्हाट, एक्सप्लेन एटॉमिक मास, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन एटॉमिक मास। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको लिखना है, व्हाट इज एटोमिसिटी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ओके, 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में लिखने हैं।
Okay, so that's it for today. Thank you very much for reading this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me on the comment section, you can ask me on the WhatsApp, or you can ask me on the Instagram also. Okay, till then, bye bye everyone, and take care of yourself.